पता है, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति चुपचाप चल रही है। आज हम केन रॉबिन्सन की किताब क्रिएटिव स्कूल्स के जरिए इसी क्रांति को समझने वाले हैं कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है और असल में ये हो कैसे रहा है। चलिए, एक बहुत ही दमदार विचार से शुरुआत करते हैं। मेक मी केयर, यानी मुझे महसूस कराओ कि ये क्यों जरूरी है। सेथ गोडेन का मानना है कि रॉबिन्सन और एरनिका ने इन शब्दों को शिक्षा के भविष्य का मंत्र बना दिया है, और यही तो पूरी बात का निचोड़ है कि कैसे हम एक बेजान, बोरिंग सिस्टम को बदलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हर स्टूडेंट के दिल से जुड़े। शिक्षा को लेकर एक कहानी है ना? एक ऐसी कहानी जिस पर हम सब आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, कभी कोई सवाल ही नहीं उठाते। और कहानी बड़ी सीधी सी है। पहले प्राइमरी स्कूल जाओ, बेसिक सीखो, फिर हाई स्कूल में टॉप करो, इसके बाद कॉलेज से एक बढ़िया सी डिग्री लो और बस एक मोटी तनख्वाह वाली प्रोफेशनल नौकरी तुम्हारी। यही तो है सफलता का गारंटीड फॉर्मूला। या कह सकते हैं कि हमें तो यही सिखाया बताया गया है। लेकिन केन रॉबिन्सन कहते हैं कि ये कहानी, ये फॉर्मूला एक खतरनाक झूठ है, एक मिथक। और बस यही वो आइडिया है जो इस किताब की जड़ है, जो हमारी इस आम सोच को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। तो फिर असली दिक्कत है क्या? दिक्कत ये है कि हमारे जो स्कूल है ना, वो एक बहुत ही पुराने इंडस्ट्रियल मॉडल पर बने हैं। एक ऐसा मॉडल जो आज के लिए नहीं, बल्कि किसी और सदी के लिए डिजाइन किया गया था। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल मॉडल है, ये 19वीं सदी में आया था। इसका मकसद था मास प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक जैसी चीजें बड़ी तादाद में बनाना। तो स्कूलों को भी इसी तर्ज पर डिजाइन किया गया, एक रूपता के लिए, यानी सब एक जैसे हों, ना कि क्रिएटिविटी के लिए। और जाहिर सी बात है, 21वीं सदी के लिए ये मॉडल बिल्कुल फिट नहीं बैठता। और मजे की बात देखिए, आज की तारीख में इसका सल्यूशन क्या निकाला जा रहा है? एक ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट जो इस पुराने मॉडल को बदलने के बजाय उस पर और भी ज्यादा जोर दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। ये जो स्टैंडर्ड्स मूवमेंट है, इसके लक्ष्य तो बहुत बड़े-बड़े हैं, आर्थिक तरक्की, पर्सनल ग्रोथ। लेकिन इन लक्ष्यों को पाने के तरीके देखिए, वो ठीक उल्टे हैं। हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देना, बहुत मुश्किल टेस्ट लेना, कंपटीशन को बढ़ावा देना और एजुकेशन को एक बिजनेस बना देना। और इसी सिस्टम ने सब्जेक्ट्स की एक हायरार्की बना दी है, एक तरह की रैंकिंग। सबसे टॉप पर हैं लिटरेसी, मैथ्स और स्टेम सब्जेक्ट्स। बीच में आते हैं ह्यूमैनिटीज़ और सबसे नीचे आर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, डांस। और जो वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, मतलब हाथ के हुनर वाले कोर्स, उन्हें तो अक्सर सिस्टम से बाहर ही कर दिया जाता है। नतीजा, इंटेलिजेंस की परिभाषा बहुत ही सिकुड़ कर रह गई है। तो इस इंडस्ट्रियल सोच का असली दुनिया में क्या असर हो रहा है? चलिए, अब इस खराब सिस्टम की उस चौंकाने वाली कीमत पर नजर डालते हैं जो हम सब चुका रहे हैं। 7,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमेरिका में हर रोज हाई स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है। सोचिए, हर एक दिन 7,000 जिंदगियां एक बिल्कुल अलग रास्ते पर मुड़ जाती हैं। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, ये 2013 में अमेरिका के स्टूडेंट्स पर कुल कर्ज था। जानते हैं ये कितना है? देश के सारे क्रेडिट कार्ड कर्ज को मिला दें, उससे भी ज्यादा। विडंबना देखिए, जिस शिक्षा को आजादी का रास्ता माना जाता है, वही उन्हें इतने बड़े फाइनेंशियल बोझ के नीचे दबा रही है। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया की बात करें तो 15 से 24 साल के लगभग 73 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख नौजवान लंबे समय से बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में लोगों को काम के लिए तैयार करने में बुरी तरह फेल हो रहा है। और समाज को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? सोचिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाने का सालाना खर्चा आता है करीब $11,000। वहीं किसी इंसान को जेल में रखने का खर्च है $20,000 से भी ज्यादा। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि एजुकेशन में फेलियर और जेल जाने में एक सीधा कनेक्शन है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है। 40% से ज़्यादा नए टीचर्स अपना करियर शुरू करने के सिर्फ 5 साल के अंदर ही ये प्रोफेशन छोड़ देते हैं। ये भी इस टूटे हुए सिस्टम की एक बहुत बड़ी और दुखद मानवीय कीमत है। लेकिन इतनी निराशा के बाद अब बात करते हैं उम्मीद की, क्योंकि इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी है। एक ग्रासरूट्स रेवोल्यूशन, एक ज़मीनी क्रांति जो ये साबित कर रही है कि हाँ, एक दूसरा बेहतर रास्ता भी मुमकिन है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। जॉर्जिया के न्यूनान शहर में एक स्कूल है, स्मोकी रोड मिडिल स्कूल।
ये वो स्कूल था जिसका अपने जिले में सबसे खराब रिकॉर्ड था, पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स में सबसे आगे। वहाँ की प्रिंसिपल लॉरी बैरन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 4 स्टेप प्लान अपनाया। पहला स्टेप, बच्चों को किसी तरह स्कूल तक लाना। दूसरा, उन्हें स्कूल में सेफ महसूस कराना। तीसरा, उन्हें ये एहसास दिलाना कि एक इंसान के तौर पर उनकी वैल्यू है। और इन सब के बाद चौथा स्टेप था उन्हें सही करिकुलम पढ़ाना। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वहाँ के स्टाफ को ये समझ आया कि उन्हें उन चीज़ों की कद्र करनी होगी जिनकी कद्र उनके स्टूडेंट्स करते हैं। बस यही एक सोच इस पूरे स्कूल के बदलाव की नींव बनी। प्रिंसिपल लॉरी बैरन ने खुद कहा, और ये लाइन बहुत पावरफुल है, जब बच्चों ने देखा कि हम उन चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, तब उन्होंने उन चीज़ों को वैल्यू देना शुरू किया जो हमारे लिए ज़रूरी थी। क्या खूब कहा है! ये एक लाइन में इस पर्सनल अप्रोच की पूरी कामयाबी छिपी है। तो नतीजे क्या हुए? कमाल के। हर एक ग्रुप में टेस्ट स्कोर ऊपर गए। स्पेशल एड के स्कोर में 60% का सुधार हुआ, अटेंडेंस ड्रामेटिकली बढ़ गई और डिसिप्लिन की शिकायतें तो जैसे गायब ही हो गईं। स्कूल को जॉर्जिया टाइटल 1 डिस्टिंग्विश स्कूल का अवार्ड भी मिला। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये तरीका सिर्फ काम ही नहीं करता, ये तो कमाल करता है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये बदलाव शुरू कहाँ से होगा? एक बात समझनी होगी, क्रांतियां कभी भी सरकारी कानूनों का इंतजार नहीं करती, वो तो जमीन पर लोगों के काम से पैदा होती हैं। एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक पेरेंट, असल में सिस्टम तो यही लोग हैं। बड़ा बदलाव ऊपर से आई पॉलिसी से नहीं आता, वो तो तब आता है जब जमीनी स्तर पर कोई एक इंसान फैसला करता है कि अब कुछ बदलना है। और आखिर में H.G. वेल्स की एक बात पर सोचते हुए से खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, सभ्यता असल में शिक्षा और तबाही के बीच एक दौड़ है। ये लाइन हमें बहुत ही मजबूती से याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है और क्यों इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना इतना ज़रूरी है।